सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी चैनल पे पढ़ा चुके हैं, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आइए यूनिफिकेशन ऑफ इटली को समझते हैं। जर्मनी की तरह ही इटली भी बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटा हुआ, मतलब अलग अलग भागों पर अलग अलग राज्य राज कर रहे थे। 19th सेंचुरी के मिडिल में इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, 7 राज्यों में बटा हुआ था इटली। अब देखिए कैसे कैसे अलग अलग राज्यों पर अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं। इटली का नॉर्थ पार्ट किसके अंडर में है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंडर में है। सेंटर पार्ट किसके अंडर में है? पोप के अंडर में है। साउदर्न रीजन किसके अंडर में है? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर में है। इन सब पार्टों में से केवल एक पार्ट ऐसा है जिसका नाम है सार्डिनिया पाइडमोंट। इसमें इटालियन प्रिंस शासन करता है, मतलब सब जगह अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन सार्डिनिया पाइडमोंट एक ऐसी जगह है केवल जहां पर इटालियन प्रिंस शासन कर रहा है। और जो इटालियन लैंग्वेज भी है उसका भी कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं है, उसमें बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस हैं। अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग साम्राज्य वहां के राज्यों पर शासन कर रहे हैं। तो एक बहुत ज्यादा वेरिएशन वाली सिचुएशन है इटली की। इस बात को समझने के लिए हमारे पास 2 मैप दिए हुए हैं। एक है इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन और एक है इटली आफ्टर यूनिफिकेशन। आप इन दोनों मैपों को देख करके समझ सकते हैं कि क्या चेंजेस आए थे इटली में। हम सभी जानते हैं कि इटली को यूनिफाई करने का प्रयास पहले भी किया गया था। ज्यूसेपे मैत्सिनी ने इटली को यूनिफाई करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। उसने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, लेकिन वो असफल रहा, वो नहीं कर पाया यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसके बाद रिवॉल्यूशनरीज जो थे, जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, मिडिल क्लास थे, उन्होंने भी एक रिवॉल्यूशन करी थी 1831 से 1848 के बीच में, लेकिन उनके क्रांतिकारी विद्रोह भी असफल हो गए थे, वो भी सफल नहीं हुए। तो इन सभी लोगों की असफलता के बाद युद्ध के जरिए इटालियन स्टेट्स को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पाइडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। अब विक्टर इमैनुएल सेकंड जो हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ गई है कि वो यूनिफाई करें इटली को, क्योंकि ऊपर के सब लोग तो असफल हो गए हैं। अच्छा, इटली यूनिफाई होगा तो उनको फायदा भी होगा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस पा सकते हैं। बड़ा इटली बड़ी संभावनाएं लेकर के आएगा उनके लिए विकास की, तो इसीलिए वो यूनिफाई करने में इटली को लग गए। अब विक्टर इमैनुएल द्वितीय जो हैं उनके साथ एक उनके चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? केवॉर। विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने केवॉर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली का पूरा प्रोग्राम बनाइए, जैसे कि जर्मनी में ऑटो वॉन बिस्मार्क के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी। तो केवॉर बन गए इस पूरे के पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्ट। उन्होंने पूरी की पूरी योजना बनाई। थोड़ा सा केवॉर के बारे में जान लीजिए। केवॉर एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है, ना ही ये रिवॉल्यूशनरी हैं, ना ही ये डेमोक्रेट हैं, ये तो एक डिप्लोमेट हैं। बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजा की आज्ञा मानने से मतलब था और राजा की बात को पूरा करने से मतलब था। अब वो चाहे जैसे भी हो, ना सही बोलना ना गलत बोलना, चीजों को बैलेंस करके चलते थे। केवॉर इटालियन भाषा से अच्छी तो फ्रेंच बोलते थे, उनको फ्रेंच बोलनी बहुत अच्छी आती थी। केवॉर ने क्या किया? केवॉर ने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया। किसके साथ? फ्रांस के साथ बनाया। फ्रांस से इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे और इस टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस के द्वारा सार्डिनिया पाइडमोंट सफल हुआ ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में 1859 में। सार्डिनिया पाइडमोंट ने 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया, एक पार्ट इटली के हाथ में आ गया। अब केवॉर ने नेक्स्ट मिशन की योजना बनाई। इन सभी युद्धों में बहुत सारे सैनिक मारे भी गए थे, तो केवॉर को तलाश थी कि हमको कहीं से ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि हमको सेना मिल जाए।
कैवोर अपने सपोर्ट की तलाश में ढूंढ रहे थे, तभी उनको एक लोकल लीडर के बारे में पता चला। कुछ लोकल लीडर होते हैं जिनकी लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा होल्ड होती है। उस लोकल लीडर का नाम था ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी एक लोकल लीडर थे। इनके पास पीजेंट्स की एक आर्मी हुआ करती थी, उसका नाम क्या था? रेड शर्ट आर्मी। अब कैवोर ने ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी को यह समझाया कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, हमारा सपोर्ट करो, हम तुमको खूब फायदा देंगे। और हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग साउथ चलते हैं और वहां पर हम लोग आक्रमण करके उस पार्ट को इटली में मिला लेते हैं। तो ये सब लोग मिलकर के कहां चले गए? साउथ इटली में चले गए। 1860 में वो साउथ इटली की तरफ गए और वहां पर किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज में प्रवेश किया और वहां से स्पेनिश रूलर्स को हटाने में वह सफल हुए, क्योंकि लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट उनको मिल गया और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी इटली के कब्जे में आ गया। बस यहीं तक की स्टोरी हमारे बुक में दी हुई है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की कंप्लीट स्टोरी नहीं दी हुई है, आप उसके बारे में इंटरनेट से पढ़ सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इन सब घटनाओं के बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यूनाइटेड इटली का किंग बन गया। कौन? विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो हो गया, राजा भी बन गए विक्टर इमैनुअल सेकंड, लेकिन इटली की जनता जो है वो बहुत ज्यादा इलिटरेट है। वहां लिटरेसी बिल्कुल है ही नहीं, वो कुछ जानते ही नहीं, बेचारे निरक्षर हैं एकदम। साउथ इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। और जब युद्ध में ला टालिया के नारे लगते थे, ला टालिया का मतलब होता है इटली जीतेगा, और वो लोग ये मानते थे कि ला टालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। मतलब ये तो एकदम मजाकिया सिचुएशन हो गई कि आप आंदोलन में हैं और आप लड़ भी रहे हैं, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप किसके लिए लड़ रहे हो। वो लोग बेचारे बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं थे। ये आपका कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया। सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, इतना ही आपके बुक में है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हमेशा भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।